के एक और टॉपिक के बारे में देखेंगे। इससे पिछला टॉपिक हमने देखा था राजपूतों की उत्पत्ति, कि राजपूतों की उत्पत्ति के अलग अलग सिद्धांत क्या है, जिन्होंने से उत्पत्ति या वैदिक की संतान प्राचीन क्षत्रिय से उत्पन्न हुए या फिर देशी जाति से उत्पन्न अलग अलग होने के सिद्धांत भी हमने पिछले वीडियो में देखा। अब हम राजस्थान के राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान का जो राजनीतिक इतिहास है उसके बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान के अनेक राजवंश। अब राजस्थान में अनेक क्षेत्रों में अलग अलग राजवंशों ने शासन किया था। जैसे आधुनिक काल में हम जयपुर यहाँ कछवाहा वंश का शासन था। ये देखिए उदयपुर और चित्तौड़गढ़ का ये क्षेत्र देखते हैं जिसे मेवाड़ हम कहते हैं, तो वहाँ शासन किया था गोरी वंश ने। ठीक है, इसी प्रकार से जोधपुर बीकानेर जो मारवाड़ का क्षेत्र था वहाँ शासन किया था राठौड़ वंश ने। तो अलग अलग राजवंश थे, अलग अलग राजवंशों का शासन था अलग अलग क्षेत्रों में। तो हम सबसे पहले देखेंगे जयपुर रियासत का इतिहास। जयपुर रियासत का इतिहास। अब जयपुर रियासत भी कह सकते हैं, इसी को हम आमेर रियासत भी कहते हैं। जयपुर या आमेर रियासत में कछवाहा वंश का शासन था। कछवाहा वंश, कछवाहा वंश कहा जाता है कि कछवाहा जो है ये भगवान राम के जो पुत्र थे कुश, भगवान राम के जो पुत्र थे लव और कुश, ये कुश के वंश से वही आगे चले कछवाहा कहलाए। इस वंश का शासन आमेर के आसपास के क्षेत्रों में, आमेर प्लस जयपुर, जयपुर में भी यही वंश था और आमेर में भी यही वंश था। पहले आमेर था, उसके बाद जयपुर। इस वंश के जो पहले शासक थे उनका नाम था दुर्गे राय। कछवाहा वंश के, आमेर के कछवाहा वंश के पहले शासक हुए थे दुर्गे राय। इन दुर्गे राय का एक और नाम हमें मिलता है, वास्तविक नाम जो था तेज। राजा महाराजा एक ही राजा के रानियां भी कई हैं, लेकिन राजाओं के नाम भी कई हैं। राजा बनने के बाद अलग नाम हो जाते हैं, पहले अलग नाम होते हैं राजाओं के। तो दुर्गे राय जो थे इनका वास्तविक नाम था तेज। अब ये दुर्गे राय जो है ये सबसे पहले दौसा क्षेत्र में, दौसा क्षेत्र में बड़लूर को हराए। दुर्गे राय दौसा क्षेत्र से बड़लूर जो है उन्हें हराते हैं। ठीक है, दौसा जयपुर के पास ही दौसा का क्षेत्र है, वहां से। और उसके बाद ये मेनाओं को हराते हैं और मेनाओं को हराकर रामगढ़ पर कब्जा कर लेते हैं। दुर्गे राय जो है वो अब हिंदी में लिखा है नाम तो दुर्गे राय, इसी से वैसे नॉर्मल नाम होते हैं दुर्गे राय, दुर्गे राय, तो दुल्हा सा लग रहा है नाम तो दुर्गे राय। तो मेनाओं को हराते हैं और रामगढ़ का अधिकार कर लेते हैं। रामगढ़ में ये जो तेजकरण है या दुर्गे राय है ये जमुआय माता का मंदिर बनवाते हैं। और अब हम इसी क्षेत्र को किस नाम से देखते हैं? जमुआ रामगढ़। आज यही जो क्षेत्र है इसका नाम जमुआ रामगढ़ है। तो दुर्गे राय ने रामगढ़ में अपनी उपासक देवी जो थी जमुआय माता का मंदिर बनवाया था। रामगढ़ क्षेत्र से दुर्गे राय ने मेणाओं को हराया था। इस वंश के पहले शासक। इस वंश के जो दूसरे शासक, आमेर के कछवाहा वंश के जो दूसरे शासक हुए हैं वो दूसरे शासक है काकिल देव। काकिल देव दूसरे महत्वपूर्ण शासक हुए हैं कछवाहा वंश के काकिल देव। काकिल देव मेणाओं को हराते हैं और आमेर पर अधिकार कर लेते हैं। राजस्थान का जो प्राचीन क्षेत्र है यहाँ प्राचीन रूप से, मूल रूप से यहाँ के जो निवासी हैं वो आदिवासी जनजातियां हैं। मीणा जो जनजाति है वो यहाँ की मूल निवासी जनजाति है, बाकी जो लोग हैं वो तो बाहर से आए हुए हैं। वैदिक काल के इतिहास में हम देखते हैं कि ये क्षेत्र जो था
ये क्षेत्र अत्यधिक जंगलों वाला था, अत्यधिक वन भूमि यहाँ उपस्थित थी। और वैदिक काल में हम पढ़ते हैं कि जो मुख्य धन था, वो मुख्य धन हम सब में होता था गौ। गाय जो था वही मुख्य धन था, यानी पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। तो पशुपालन के लिए यहाँ पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध थे। उन संसाधनों की वजह से वैदिक आर्य इस क्षेत्र में आकर्षित हुए, और वैदिक आर्य जैसे जैसे इस क्षेत्र में बढ़ते गए, वैसे वैसे इस क्षेत्र के मूल निवासी जो थे वो पीछे हटते गए थे। तो दूलराय या तेजकरण ने बड़ गुर्जरों को हराया, दौसा पे अधिकार कर लिया। उसके अलावा मीणाओं को हराकर रामगढ़ पर अधिकार कर लिया। काकिल देव जो थे उन्होंने आमेर पर अधिकार कर लिया, किसको हराकर? मीणाओं को हराकर। और काकिल देव ने आमेर को अपनी राजधानी बना लिया। काकिल देव ने आमेर को अपनी राजधानी बना लिया, और इस राजधानी में इन्होंने एक मंदिर बनवाया। मंदिर था अंबिकेश्वर मंदिर। अब क्वेश्चन किसी भी तरह से हो सकता है कि अंबिकेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, अंबिकेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया, अंबिकेश्वर मंदिर जो है वो किस राजवंश से संबंधित है। तो अंबिकेश्वर मंदिर का निर्माण काकिल देव ने करवाया था। ठीक है, अब काकिल देव आमेर के शासक बने। इन्होंने अपनी राजधानी आमेर को बना लिया। इसके बाद इस वंश के शासक आते हैं भारमल। महत्वपूर्ण जो शासक है हम उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं, संस्थापक पढ़ लिया। अब इस वंश के तीसरे महत्वपूर्ण शासक आते हैं भारमल। भारमल जो थे ये अकबर के समकालीन थे। देखो, नए नए राजा बने हैं भारमल जी। जयपुर या आमेर की जो रियासत थी उस वक्त आमेर ही थी। आमेर की रियासत छोटी रियासत थी, क्योंकि आसपास के क्षेत्र जो थे वहां मीणाओं को हराया है तो वो भी इनके शत्रु हैं। तो असुरक्षित रियासत हम कह सकते हैं। और दूसरा इस लिहाज से भी असुरक्षित थी कि उत्तर भारत में दिल्ली पर अकबर ने कब्जा कर लिया था, तो अकबर का राज था, और अकबर विजेता की दृष्टि से था, वो भारत को जीतने के मिशन पे था। तो ऐसी परिस्थितियों भारमल जी जो है वो 1562 ईस्वी में शासक बनते हैं। भारमल जी के जीवन की महत्वपूर्ण घटना भारमल और अकबर का समझौता है। भारमल और अकबर का समझौता दो व्यक्ति करवाते हैं, नाम है मजनू खां और चगताई खां। मजनू खां और चगताई खां ये दोनों भारमल की अकबर से मित्रता करवा देते हैं, और इस मित्रता का नतीजा ये निकलता है कि सांभर में, सांभर झील, सांभर जगह, सांभर में भारमल की पुत्री हरखाबाई, कुछ जगह पे नाम हरकाबाई भी मिलेगा, हरकाबाई का विवाह भारमल जो है वो कर देता है अकबर से। ध्यान रखिए, अकबर का विवाह हरकाबाई से हुआ था, जोधाबाई से नहीं हुआ था। ठीक है, जो टीवी सीरियल या मूवीज जो आपको बता रहे हैं जोधा अकबर, है ना, तो ये झूठ है। जो अकबर का विवाह जयपुर रियासत या आमेर रियासत की जिस राजकुमारी से हुआ था उनका नाम था हरखाबाई, और इन्हीं की उपाधि थी बाद में मरियम उजमानी। हरखाबाई की उपाधि थी मरियम उजमानी, और इन्हीं हरखाबाई के पुत्र थे जहांगीर, जो बाद में शासक बनते हैं। इन्हीं हरखाबाई के पुत्र थे या मरियम उजमानी के पुत्र थे। तो भारमल 1562 में राजा बनते हैं। भारमल के काल में मजनू खां और चगताई खां की मदद से सांभर में अकबर और भारमल के बीच समझौता होता है। अकबर और भारमल के बीच समझौता होने का ये तो हमने भारमल का उद्देश्य देख लिया कि आसपास सुरक्षित था, बड़े राज्य की शरण शायद चाहिए थी, इस वजह से किया होगा। अब अकबर की मजबूरी क्या थी? अकबर क्यों छोटी रियासतों से समझौता कर रहा था? क्योंकि अकबर एक चीज सीख चुका था। हुमायूं का काल जब हम पढ़ते हैं मध्य भारत में, तो हुमायूं का काल लड़ाइयों से भरा हुआ काल था। वो लगातार युद्ध लड़ता गया था राजपाट से, उसे पूरे भारत से हाथ धोना पड़ा था। अकबर का जो बचपन था वो भी भारत से बाहर ही कहीं बीता था। ठीक है, वो सब भारत के इतिहास में पढ़ेंगे हम। तो अकबर जो था वो
सहयोग चाहता था, मित्रता चाहता था, क्योंकि अकबर को कंधार के क्षेत्र में, अफगानिस्तान जो है वर्तमान में, उस क्षेत्र में अकबर को लगातार विरोध झेलना पड़ रहा था। अकबर को बंगाल के क्षेत्र में भी अफगानों से विरोध की संभावना लगातार नजर आ रही थी। अकबर के शुरुआती काल में दक्षिणी भारत जो था वो भी अकबर के अधीन नहीं था, और अकबर जो था वो महत्वाकांक्षी था और बहुत बुद्धि वाला व्यक्ति था अकबर। इसीलिए उसने ऐसे राज्यों का सहयोग लिया जो युद्ध में लड़ने में मदद कर सके। और देखिए समय के साथ परिस्थितियां कैसे बनती है कि अकबर जो नीति शुरू करता है, अकबर की उसी नीति का अनुसरण करते करते मुगल जो है वो भारत के सर्वाधिक शक्तिशाली शासकों में से एक बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं कि ये राजपूत, कहीं पर राजपूत जाकर के लड़ रहे हैं, कहां से? पठानों से। कहीं पर राजपूत जाकर लड़ रहे हैं, किनसे? मराठों से। राजधानी पर कोई संकट है तो उसको कौन संभाल रहे हैं? राजपूत संभाल रहे हैं। यानी मुगल शासकों के लिए ये एक प्रकार से ढाल बन गए थे, एक प्रकार से दीवार बन गए थे। अकबर की बड़ी दूरदर्शी नीति थी, जिस नीति की वजह से अकबर ने राजपूतों के प्रति सहयोग की नीति अपनाई। और बाकी इसके बारे में तो आगे इतिहास में हम पढ़ेंगे तो आता ही रहेगा। तो भारमल, अब तक 3 शासक हमने पढ़े। भारमल के बाद जो चौथे महत्वपूर्ण शासक आते हैं वो आते हैं भगवंत दास। भगवंत दास की पुत्री थी मानबाई। मानबाई का विवाह ये करते हैं किससे? जहांगीर से। अब यहां रिश्तेदारी मत निकालने लग जाना, अपने को रिश्तेदारी से मतलब नहीं है, क्योंकि प्राचीन काल में विवाह जो होते थे वो पारिवारिक संबंधों से अधिक राजनीतिक संबंध निर्धारित करते थे। ठीक है, तो इसीलिए वहां रिश्तेदारी या संबंध देखने की जरूरत नहीं है। ये केवल एक राजघराने का दूसरे राजघराने से वैवाहिक संबंध था। यदि हम इस दृष्टि से देखें तो ये हमें ज्यादा बेहतर परिप्रेक्ष्य में समझने में आ जाएगा। यदि हम रिश्तेदारी निकालने लग जाएंगे तो ये तो उसकी मौसी थी, उसकी मामी थी, उसकी बुआ थी, हम इसी में उलझ के बैठ जाएंगे, आधा पौना घंटा अपना बर्बाद कर लेंगे, पेपर में ये कहीं नहीं आना है। ठीक है, तो फालतू की चीजों में अपना ध्यान नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि फालतू की चीजें फायदा कुछ नहीं देती, घाटा जरूर करती है। जैसे एक जगह पे एक बड़ा महान, या महान तो नहीं कहेंगे, एक बड़ा उत्कृष्ट बुद्धि का बड़ा इंटेलिजेंट साइंटिस्ट हुआ। ठीक है, और उस इंटेलिजेंट साइंटिस्ट ने क्या किया? उसने एक रिसर्च शुरू किया। उसने रिसर्च शुरू किया कि काली भैंस हरा चारा खाती है और सफेद दूध कैसे दे देती है, कि काली भैंस हरा चारा खा के सफेद दूध कैसे देती है। तो इस रिसर्च का निष्कर्ष ये निकला कि ये जो इंटेलिजेंट था इसके इंटेलिजेंस गई भाड़ में। तो इसीलिए आप भी इधर इस महान साइंटिस्ट की तरह अपना टैलेंट इधर रिश्तेदारी निकालने में वेस्ट मत करना। सिर्फ यही ध्यान रखो, भगवंत दास की पुत्री थी मानबाई, जिसका विवाह जहांगीर से हुआ था। और यदि और ज्यादा इसमें चाहिए तो और ज्यादा आप ये ध्यान रखो, मानबाई जो थी उनकी उपाधि थी शाहे बेगम, और हरकाबाई जो थी उनकी उपाधि क्या थी? मरियम उजमानी। मानबाई जो थे उनके पुत्र थे खुसरो, अमीर खुसरो, वो इनके पुत्र थे। मानबाई जो है, ये जहांगीर जो है, मुगल जो थे वो जो शुरू से ही नशेड़ी आदमी थे। जहांगीर जो है अत्यधिक शराब पीता था। अब जब पति कुलखड़ा हो जाए, दारू पिए, तो पत्नी के लिए, बेचारी के लिए सुख थोड़ी होगा, है ना। अब पिता ने तो अपने सम्मान के लिए विवाह कर दिया, बड़ा देख करके, क्योंकि हर पिता की ख्वाहिश तो यही होती है कि मेरी बेटी मेरे से बड़े घर में जाए। अब वो पिता, अब उस लड़की, अब बड़ा घर देख लिया लेकिन लड़का कैसा है ये नहीं देखा होगा शायद, है ना। जैसा आजकल होता है कितनी जमीन है, क्या कुछ कर रहा है, लेकिन अरे जमीन है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, लेकिन लक्षण क्या है? तो वही भगवंत दास जी ने लक्षण देखे नहीं। पति शराब पीता था तो मानबाई इससे तंग आ गई थी, और तंग आकर के मानबाई ने आत्महत्या कर ली थी। यानी इतिहास में लिखा गया है, जहांगीर की अत्यधिक शराब पीने की आदत की वजह से मानबाई ने
आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, तो यहाँ पिताओं को ध्यान रखने की जरूरत है कि घनी प्रॉपर्टी, घनी जमीन, घनी जायदाद देखने की जरूरत को नहीं, जरूरत है तो लखन देखने की है। ठीक है, तो हमने जो 4 राजा देखे, दुलेर राय, काकेल देव, भारमल और भगवंत दास, ये 4 शासक हमने देखे। इसके बाद बाकी के आगे के जो शासक होंगे वो आगे के चैप्टर में, आगे की क्लासेस में हम देखेंगे। और यदि कोई टॉपिक ऐसा हो जो समझ में नहीं आएगा, इसमें से कोई चीज़ ऐसी हो जो पूछने वाली हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि राजस्थान हिस्ट्री में ये राजवंश की बजाय कोई दूसरा टॉपिक हमें करना है, सॉरी आपको करना है, तो आप वो टॉपिक कमेंट में